अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन कुछ नेगेटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस की गई, यानी कि 48,000 का लेवल तो इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन 400 अबव पॉइंट्स की गिरावट आज की मार्केट में देखी गई। कल से ये एक्टिविटी देखी जा रही थी कि बुल रन जो एक हम कह सकते हैं कंसर्न थे मार्केट में, बुल रन आएगा और बुल रन ही रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा आज के दिन एक करेक्शन मोड पे हम कह सकते हैं, या फिर ये कि वजूहात बात की हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, रोल ओवर वीक होगा और फिर उसके बाद आगे जो है वो मामला देखे जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है मिलकर आज के दिन हमने एक एक्टिविटी वॉलेटाइल देखी। साथ साथ यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स वाइज मार्केट के अंदर अच्छा काम हो रहा है, वॉल्यूम्स डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। आज के दिन भी हम कह सकते हैं अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, विच इज वेरी गुड, और वैल्यू वाइज भी अच्छा काम देखा गया है, यानी कि 7 बिलियन अबव का। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है। और ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंटरिम सेटअप आने के बाद इकोनॉमिक नंबर्स को भी जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक लोग देख रहे हैं, वो भी एनालिटिकल व्यूज यही मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, और यही बेहतरी हमें जो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं उनको मीट करने में भी मुमकिन तौर पर साबित होगी। और साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो हमारी रुपी डॉलर पैरिटी है वो भी थोड़ा सा हमारी जो कंसर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा शेकीनेस देखी जा रही है, आज की मार्केट में भी देखी गई है, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी के हवाले से, वैल्यूएशन के हवाले से डिस्कस जरूर करेंगे आज के दिन। साथ साथ इंटरिम सेटअप में फाइनेंस की जो टीम है वो कौन कौन सी होगी, फाइनेंस टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, साथ साथ आने वाले दिनों के लिए कौन सी पॉलिसीज होंगी, आज हम डिस्कस करेंगे। LSM के हवाले से बात करेंगे। अगर थोड़ी सी बात करें SMEs की, तो SMEs के नंबर्स और LSM के नंबर्स थोड़े वीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या रीजंस हैं? हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी है इंडस्ट्रीज के हवाले से, वो कितनी ज्यादा अब आने वाले दिनों में बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ऑप्टिमिस्टिक हैं हम, लेकिन अभी रियलिटी क्या है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। डॉक्टर अयूब महर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जफर पराचा साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, साथ साथ जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान में हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सवालात बहुत सारे हैं और दोनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बारी बारी पूछना शुरू करूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, और ये सेइंग कि फाइनेंस टीम में कौन कौन होगा। फाइनेंस टीम इंटरिम सेटअप की बात हो रही है। पहले बड़े अच्छे हमने एक फाइनेंस टीम देखी, जो हमारे पास इश्यूज थे, जो हमारे पास एक लूप होल्स थे, बहुत अच्छे तरीके से वो बग फिक्स किए गए इकोनॉमी के हवाले से। अब जो आगे आने वाले दिनों में आ रहे हैं, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, आपने फाइनेंस टीम में कौन होगा, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, लेकिन जो अंदाज़ा नज़र आ रहा है उस पर देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए। एक तो ये कि टीम जो भी हो फाइनेंस की, वो इस पर सब लोग तकरीबन एग्री कर चुके हैं कि वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स इसमें जिसका फाइनेंस से ताल्लुक हो। दूसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना होगा। न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना जरूरी है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए। ये दो एक उसके लिए कंडीशन है। तो अभी तक जो नाम आ रहे थे वो नाम बड़ी तेजी से फिर चेंज भी हो रहे हैं। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के दूसरे मिनिस्टर तक नाम आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज जैसे मैंने लेटेस्ट जो न्यूज़ मेरे पास है, जो सुनने में आ रही थी, वो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साबिक गवर्नर थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनका नाम काफी लिया जा रहा था। तो अगर जी आ जाए तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी उनकी सर्विसेज रह चुकी है, वर्ल्ड बैंक में भी रही है, वर्ल्ड बैंक में भी रही, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक में उन्होंने बहुत टाइम गुजारा है, वहाँ उनकी अच्छी कारकर्दगी रही। यहाँ इस वक्त वो आई तो अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रही हैं। हाँ। और स्टेट बैंक में उनके आने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की उस वक्त प्रॉब्लम इसलिए हो गई कि एक्सपोर्ट बहुत हमारी कम होना शुरू हो गई थी। पीरियड वही था बिल्कुल कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी, जो 5 to 10% एनुअलाइज्ड ग्रोथ होती थी, वो उस वक्त नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी। वो उनका डायरेक्ट उससे ताल्लुक नहीं था, सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन होता है कि जब एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही हो ना और इंपोर्ट बढ़ रही हो, तो उसका जो प्रेशर आता है वो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आता है ना, रुपये की वैल्यू पे आता है। तो इत्तेफाक से वो उन दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी थी, तो उन्होंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसके क्या रीज़न थे, एक्सपोर्ट पे कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कारकर्दगी उनकी बेहतर थी। अब उनका अगर नाम लिया जा रहा है, सॉफ्ट स्पोकन है,
पॉलिसीज में मैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गालिबन IMF में भी काम कर चुकी है, IMF में उन्होंने कोई डायरेक्ट काम नहीं किया, डायरेक्ट काम नहीं किया, लेकिन लेकिन अगर development में थोड़े से इतने अच्छे फाइनेंशियल लेकिन समझती हैं IMF को समझती हैं। दूसरी बात यह है कि उनमें जो मैं समझता हूँ कि एक उनका अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट एक जनरल प्रो पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सॉफ्ट स्पोकन अपनी जगह, एक उनके पॉलिसीज में एक चीज़ जो मॉनेटरी पॉलिसीज भी नजर आती थी कि वो प्रो पुअर सेगमेंट हैं, मतलब है कि निचले लेवल पे कोई प्रेशर ना पड़े। उनकी जो पॉलिसीज थी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें भी ये चीज़ लगती थी। तो अगर वो आज की पाकिस्तान की जरूरत, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम जो आई हुई है वो यही आ रही है, इकोनॉमिक मिजरीज बढ़ रही है, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉवर्टी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर वो सोचती हैं IMF की कंडीशनलिटीज को भी फुलफिल करना है, बैलेंस कायम करना होगा ना, और उसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो निचले लोगों पर, कम आमदनी वाले लोगों पे ना पड़े। वो बैलेंस को मेंटेन करना ये एक चैलेंजिंग एक एक्टिविटी होगी, एक चैलेंज होगा उनके लिए, जो भी मिनिस्टर आएगा। लेकिन दूसरी एक चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझ लेना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मिनिस्टर कोई भी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो, जो हमारे इश्यूज बन चुके हैं इकॉनमी के, जो जिनसे हम अब कोई अवॉइड नहीं कर सकते, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल हो चुके हैं, जी, उसको तो टैकल हर एक को करना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता PTI थी, मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुशर्रफ साहब का दौर था, फर्क उससे नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की बात है। और दूसरा ये कि जो हमारे मसाइल हैं सबको पता है, हमारे डेट टू GDP रेशो इस लेवल तक पहुंच गई है जो एक डेंजरस लेवल कहलाता है, स्टेइंग पॉइंट है, वो हमें मेंटेन करना है। IMF कंडीशनलिटीज को हमें फुलफिल करना है, वो तो चैलेंज है ना। उसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन आ रहा है, हुकूमत किसकी है। ये है कि इन चैलेंजेस से किस तरह से हम निपट सकते हैं, किस तरह से हम रिलीफ दे सकते हैं लोगों को, अपने आवाम को। दैट इज इम्पोर्टेंट। वेल डिटेल आपने बताई है। मैं जफर पराचा साहब से पूछना चाहूंगी, सर कोई कंटिजेंसी प्लान होगा या फिर कोई अभी एक नोन प्लान जो सबको पता है? देखिए जनाब, एक बात तो जो आपने पहले पूछी वज़ीर खजाना साहब की, कौन आ सकते हैं, तो कल तक या सुबह तक तो हफीज शेख साहब का नाम ज़्यादा अहम था। अब शायद सुनने में आ रहा है वो ड्रॉप कर दिया गया है, और जैसे मेयर साहब ने फरमाया, मैं भी कहूँगा कि शमशाद अख्तर साहिबा का नाम इस वक्त टॉप लिस्ट पे है। बाकी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई अचानक कोई भी नाम आ सकता है, सरप्राइज जैसे अभी तक हो रहा है, क्योंकि PDM की 14 जमातें हैं और लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज हैं। और जहाँ तक शमशाद अख्तर की बात है, नो डाउट अच्छी खातून है, हमने उनके साथ एज ए रेगुलेटर काम किया है, स्टेट बैंक के अंदर अच्छा रहा है। जैसे मेयर साहब ने फरमाया कि एक्सपोर्ट उनके ज़माने में कुछ कम होती है, तो मेरा कहना ये है कि स्टेट बैंक का काम नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना या इम्पोर्ट को करना, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल के कोई चीज़ बनती है, टीम वर्क। तो टीम वर्क होगा, फाइनेंस टीम जो भी हो, आने वाले दिनों में बेहतर फैसले हों, बेहतर पॉलिसीज हों। इन्होंने ये कहा कि हमें थोड़ा सा पुअर सेगमेंट को भी देखना पड़ेगा, तो क्या रिलीफ मिलने की तवक्कुआत है? कोई भी फाइनेंस टीम में कोई भी आता है। देखिए जनाब, बात यह है कि अभी तक तो मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आता, और किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है ये भी जरा हाईलाइट कीजिए। देखिए रिलीफ देने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो टारगेटेड हो सकते हैं, जी, सब्सिडी अगर हम देते हैं, या हम जैसे पिछले हमने देखा कि सस्ती रोटी या जो भी, तो मैं ये समझता हूँ टारगेटेड होना चाहिए। उसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है वो बेहतर है। फिर आप हेल्थ के बारे में जो आपने इंश्योरेंस की स्कीम शुरू की थी वो भी अच्छी है, वो एक टारगेटेड है। दूसरी बात यह है कि फिल वक्त तो नहीं लगता, क्योंकि कल पहला दिन था केयर गवर्नमेंट का और उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई। तो ऐसा देखिए, इस वक्त जो हम IMF प्रोग्राम में हैं उससे हम नहीं निकल सकते, बिल्कुल पहली बात। हाँ, उसको मैनेज, देखिए मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है, सिर्फ हमको मैनेज करना है बेहतर तरीके से। अगर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हमारी मुल्क तरक्की ना करे और हम जो प्रायोरिटी लेवल है उसको हम एड्रेस कर सकें। ख़ास तौर पे जो हमको अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने गवर्नमेंट लेवल पे, हमको सादगी अपनानी है, और जहाँ जहाँ कुछ करप्शन की आवाज़ है उसको ठीक करना है। तो इस वक्त हमारे पास डॉलर्स आने की जो दो हमारे रवायती तरीके हैं,
एक्सपोर्ट और रेमिटेंस, उसके अलावा और कहीं से नहीं लगता, सिवाय कि जो बैरक गोल्ड है और यूएई और सऊदी गवर्नमेंट से अगर हमारे फाइनलाइज हो जाती हैं तो भी वो कोई इतने बड़े अमाउंट्स नहीं है कि हम ईज हो सकें, फिर भी हमको हॉट वाटर्स में हम रहेंगे। हाँ, हमको अगर एक्सपोर्ट पे हम तवज्जो दें, जो कि एक्सपोर्टर की कोई कारकर्दगी उनका माजी इतना अच्छा नहीं है, 30-35% रिबेट और इंसेंटिव देने के बावजूद, लेकिन ओवरसी पाकिस्तानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। अगर हम उनको 5% रिबेट दे दें, एक्सचेंज कंपनीज को दे दें, तो ये आपके रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और ख़ास तौर पे जो आपके रेमिटेंसेस जो जा रही हैं ग्रे मार्केट में, वो बचत हो जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएंगी। देखिए, पिछले महीने एक अच्छी खबर नहीं थी हमारे लिए कि हमारे यहाँ तकरीबन 20% हमारी रेमिटेंस गिरी ओवरसीज पाकिस्तानी की, $500 मिलियन, और इसी तरह एक्सपोर्ट की गिरी। तो एक्चुअली वो कम नहीं हुई, वो डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट में। राइट, ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिसीज। अगर हम उन पॉलिसीज को एड्रेस करें, और सिर्फ एड्रेस की बात नहीं है, इस वक्त आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, और अगर वो हम कर लेते हैं। साहब, एक तरफ इतनी टफ कंडीशनैलिटीज आईएमएफ की भी हैं, हम उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, जो कि आईएमएफ की वन ऑफ कंडीशन है कि आप इसको भी करें पूरा। आपने एक लाइन में सब बता दिया कि एक्सपोर्टर्स को जो रिबेट दिया गया उसके बावजूद कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। हम एक्सपोर्टर्स से अगर पूछते हैं तो एक्सपोर्टर्स का कहना ये होता है कि हमारे पास कोई रिबेट नहीं है, हम कंपेटिटिव नहीं है, रीजन में बड़े मसाइल हैं, और हमें दूसरे कंट्रीज से अपनी जो है वो एक कंपैरेटिव एक प्रोडक्शन लेके आनी है। बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट करे तो क्या करे? एक तरफ चैलेंजेस को निपटे या दूसरी तरफ इनको लेवरेज दे दे? देखिए, बात ये है, हम एज ए नेशन हम बड़े डिमांडिंग हो गए, हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज याद नहीं है, चाहे किसी भी। वो तो फिर सबकी विश लिस्ट होती है ना, विश लिस्ट तो बहुत बड़ी है विश लिस्ट। लेकिन देखिए, जो एक्सपोर्टर हैं उनकी डिमांड खत्म नहीं होती। अगर वो कहते हैं हम कंपेटेबल नहीं है, डॉलर इस वक्त $300 का है और पूरे रीजन में 80-85 रुपए से कहीं नहीं है, तो अब हम क्या इसको $500 का कर दें एक्सपोर्टर्स के लिए? बात ये, इनको बिजनेस करना नहीं आता हमारे बिजनेसमैन को, चाहे एक्सपोर्ट चाहे लोकल। अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अपनी जो उसका स्टैंडर्ड है वो बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। क्या वजह है कि जो हमारा बिजनेसमैन है सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो महदूद है, लेकिन दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। चाहे एक्सपोर्ट हो, ये तल्ख हकीकत है कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ चावल जो अल्लाह ने हमें दिया, कॉटन जो अल्लाह ने हमें दी है, उससे ज्यादा तो ये कहीं बाहर ही नहीं निकलते। जबकि अपने इर्द गिर्द ममालिक में आप देखें तो $150 बिलियन की, $200 बिलियन की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट हो रही है, सॉफ्टवेयर की, और इसमें बेतहाशा चीजें हैं, सर्विस इंडस्ट्री है। तो क्या यही वजह है कि जो हमारी लेबर क्लास है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ऊपर चली गई? पूरी मशीनरी मुल्क की लगी हुई है, पूरे उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप उनको 5% भी दे दें ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो वो तो आप क्या कितने रेमिटेंस में देंगे? कोई ना कोई उनको इंसेंटिव दे दें, कुछ ना कुछ अवार्ड कर दें कि अब ये इस थ्रू प्रॉपर चैनल ये भेज रहे हैं तो उनको ये फायदे होंगे। मैं डॉक्टर साहब से, अयूब साहब से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो जफर साहब ने अभी एक एनालिटिकल व्यू दिया है, इस व्यू के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि आप भी उसे फिक्स करें और बताएं कि हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल हैं वो कहते हैं ना, कुछ लोग के ताक़यामत हल नहीं होंगे, तो क्या ये ऐसा ही मामला है, या फिर ये है कि इनको बिल बैठकर एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बना दी जाए ताकि जिस सेक्टर से जो भी एक्सपोर्ट करता है तो फायदा मुल्क को पहुंचे? लेकिन नताशा, एक्सपोर्ट पॉलिसी हर साल अनाउंस होती है। जो ट्रेड पॉलिसी आती है जुलाई या अगस्त में आया करती है, उसमें के 2 पार्ट होते हैं ट्रेड पॉलिसी की। मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक एक्सपोर्ट, उसका पार्ट 2 एक्सपोर्ट होता है, पार्ट 1 इम्पोर्ट पॉलिसी होता है। बात पॉलिसी की नहीं है, थोड़ा सा हमें इसको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें। एक हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स था जिस पर गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत दस्त पड़ी है, वो था FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक वो पीरियड भी था FDI का कि $7 बिलियन एक ही साल के अंदर FDI आया, और $7 बिलियन के लगभग ही
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आया। तो 14-15 जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी 14-15 बिलियन डॉलर की, तो हमारे रुपये की ने स्ट्रांग होना होता है उस वक्त। तो आप समझे 2017 के बाद से नेट सेलर बन गए, उसके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, FDI तो बिल्कुल कम हो गई, एक्सपोर्ट में डिक्लाइन भी आया और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पाए। अभी भी जीरो ग्रोथ के करीब ही हैं हम। रेमिटेंसेस डिपेंडेबल नहीं होते ज़्यादा, रेमिटेंसेस पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डिपेंड नहीं किया जा सकता। जो एक IMF के कंडीशन में रहते हुए अगर आप जवाब देंगे कि 20 साल से उसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल, लेकिन किसी भी मुल्क में वो तो डिपेंडेबल नहीं होती ना। आप एक्सपोर्ट को कम्पिटेटिव में से बढ़ाएं, FDI पे तवज्जो दें, जो सस्टेनेबल सोर्सेज और वो आ रहा है तो फिर और भी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो लार्ज स्केल में आती है, जिसमें डिक्लाइन आया, आपने अभी खुद भी बताया। SMEs एक्सपोर्टर्स भी हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह टेक्सटाइल की एक पूरी चेन है ना, तो टेक्सटाइल में जो स्पिनिंग और वीविंग है ना आपका, वो लार्ज स्केल में आता है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जो आपकी फिनिश गुड्स है ना, जिसको आप डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री टेक्सटाइल की लैंग्वेज में कहते हैं, गारमेंट्स है, क्लॉथ है, टॉवर्स हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। इसमें SMEs भी बहुत सारी SMEs ही एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, और उसका जिस चीज़ को इग्नोर किया जाता रहा अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूं ना, ये बैंक फाइनेंसिंग के, जी, तो आप देखिए, आप सुनिएगा, बांग्लादेश में जो कमर्शियल बैंक लैंडिंग करते हैं उसका 40% SMEs को जाता है, इंडिया में 25%, पाकिस्तान में लेस देन 4%। अलार्मिंग है। ये मॉनेटरी पॉलिसी की हमारी, मैं समझता हूँ, एक कमजोरी समझी इसको। और अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है शमशाद अख्तर साहबा फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी जानती हैं। इस सूरत हाल को अगर आप देखें कि ये लिंकेज क्या बन रहा है, जो लार्ज स्केल है वो तो प्राइमरी गुड्स बना रहा है ना, और फिनिश गुड्स तो स्मॉल स्केल में आ रहा है, SMEs बना रही हैं। SMEs एक बहुत बड़ी सर्विस दे रही होती है, सिर्फ ये नहीं कि एक्सपोर्ट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट का बड़ा शेयर SMEs के पास है, GDP में शेयर है। एक और बहुत जिसको इग्नोर मॉनेटरी पॉलिसी में किया जाता रहा कि वो SMEs लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल की फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदती हैं, रॉ मटेरियल, उनके रॉ मटेरियल होता है, वो खरीद करके उसको अपने पास इन्वेंट्रीज में रखती हैं, उसको सेल करती हैं, रिसीवेबल भी उनके होते हैं, क्रेडिट पे भी सेल करती हैं। अगर SMEs को दरमियान से निकाल दिया जाए तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल का इशू पैदा हो जाएगा। वो इन्वेंट्रीज नहीं रख सकेगा, वो अपने पैसे रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को मेंटेन रखने के लिए लगा दे, वो तो ट्रांसफर कर देता है ना, सेल कर देता है SMEs को। फिर रिसीवेबल है, SME ने बेचा है अपने कस्टमर को, वो खुद ही रिसीव करेगी। लार्ज स्केल फारिग हो जाता है, SMEs को बेच लिया, कैश ले लिया। और बहुत सारे काम होते हैं जो लार्ज स्केल इस चीज से फायदा उठाते हैं, SMEs उससे काम करवा लेते हैं, SMEs से काम करवा रहे होते हैं, साथ वर्किंग कैपिटल SMEs मैनेज कर रही होती है। अब जो पार्ट इंडस्ट्री का जो पार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहा है, जो सारा वर्किंग कैपिटल की जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं, तो उसको तो बैंक से फाइनेंसिंग ज्यादा होनी चाहिए ना। तो IMF की कंडीशनलिटीज में रहते हुए आप कर सकते हैं फाइनेंसिंग। आप इंटरेस्ट रेट पर आप ना करें कंप्रोमाइज, आप क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को तो यूज कर सकते हैं ना। SMEs का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर है तो वो लोन उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा कोलेक्टर रखना उसके लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए अपने दूसरी जमानतें देना, गारंटीज देना प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि उसके लिए हमें क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को SMEs के लिए बिल्कुल चेंज करना होगा, उसको एनकरेज करना होगा, बैंक्स को पाबंद करना होगा कि क्योंकि ये सेक्टर वो है जो लार्ज स्केल को कि वर्किंग कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक SME बैंक भी तो मौजूद है ना, स्मॉल बिजनेस, उसको फैसिलिटेट करती है। इतनी नहीं है कि वो जो अभी भी जो मेन फाइनेंसिंग है ना, मेन फाइनेंसिंग वो तो कमर्शियल बैंक से जा रही है। SME बैंक हो, DFIs हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, लीजिंग कंपनीज हो, ये सब फाइनेंस करते हैं, लेकिन इनका बहुत छोटा पोर्शन होता है। उनका कंफर्ट लेवल जरा उनके साथ नहीं है, वो इतने सिक्योर नहीं होते, कंफर्टेबल है, उनका साइज उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बोले कि आप रेमिटेंसेस जो है वो थोड़ा सा एक रिलायबल, मतलब उनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, सस्टेन नहीं किया जा सकता। देखिए आपकी बात ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। SME के हवाले से SME और कॉटन इंडस्ट्री जिसके ऊपर बेहतरीन मॉडल है बांग्लादेश हमने, और वो वैल्यू एडेड भी है। वैल्यू एडेड ही कर रहे हैं सर, उनके पास तो प्रोडक्शन नहीं होती ना कॉटन। मैं यही कह रहा हूँ कि वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कॉटन और उसको वैल्यू एडेड करके
और SME या कॉटेज इंडस्ट्री के तहत हमसे बहुत आगे चले गए। और मैंने आपसे क्या कहा कि इसका कसूरवार हमारा बिजनेसमैन है, वो क्यों नहीं इसको वैल्यू एडेड कर सकता, या जो हमारे पास फूड की है सारा मामला एग्रीकल्चर का, वो क्यों नहीं वैल्यू एडेड करता, वो क्यों खाली चावल भेज देता है, ये क्यों खाली। SIFC हैज क्रिएटेड अ लॉट होप कि अब थोड़ा सा देखा जा रहा है कि SIFC जो काउंसिल बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इससे ही हमने सऊदी अरब को भी आते हुए देखा, या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा UAE की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती है, इसको कैसे देख रहे हैं? लेट द पास्ट इन द पास्ट जो हो गया, अब क्या करें उसके ऊपर, अब तो आगे बढ़ना ही है। तो अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, अब जो हमारी प्लानिंग होगी, जो ये काउंसिल बनी है, आप समझते हैं कि अब तो वन विंडो ऑपरेशन हो गया, जल्दी से कोई भी इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए अब कोई इतना हैसल नहीं है कि वो आगे पीछे इधर उधर जाए, अब तो आपको काउंसिल में आया कि अप्रूवल हो जाएगी और बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने लिया है, एक टेबल पे सब लोग बैठाए हैं उन्होंने, एक ही रूम में उन्होंने कहा सब आ जाएं, जो अप्रूवल्स हैं यहाँ पे एक ही वक्त में हो जाएगी। तो इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है और लोगों में उम्मीद भी पैदा हुई है। और मैं एक बात की ज्यादा वजाहत करना चाहूंगा कि अगर हम एक्सपोर्ट से ज्यादा अपनी लोकल प्रोडक्शन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और क्योंकि हम 25 करोड़ अवाम है, हम अगर इनकी जरूरत पूरी कर लें तो हमारा इम्पोर्ट का बिल काफी कम हो जाएगा। अगर हम बहुत सारी चीजें हैं जिनके रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होते, यही शिकायत सबकी आती है। वो एक स्मॉल कंपोनेंट बिल्कुल है, लेकिन अगर हम बजाय एक्सपोर्ट तो करें, उसके साथ जो हम अपनी लोकल जो हमारी डिमांड है उसको भी हम पूरा कर लें। एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, 250 मिलियन लोगों की, वो बजाय हम इम्पोर्ट बेस्ड चीजों को करें। ठीक है, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई इम्पोर्टेड कंपोनेंट चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे, अब जैसे बिजनेसमैन भी थोड़ा चाहता है कि वो ट्रेडर बन जाए, फटाफट यहाँ से इम्पोर्ट करे और एग्जैक्टली जो है वो मार्केट में सेल आउट बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा ये कि एक दिन अगर आपका डॉलर आज के दिन बढ़ता है तो आज से ही मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, जबकि उसकी इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो 2 महीने पहले की। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए जाके 4 महीने के बाद, तो वो फौरन आ जाता है। फिर जैसे एक्सपोर्ट की मैंने बात की, पिछली गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कोई तकरीबन जो 5-6 बिलियन उन्होंने उनको दिए हैं टॉप फाइनेंस, जी ठीक है, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो किसी ने प्रॉपर्टी में लगा दी, किसी ने कहीं लगा दी। और इससे हुकूमत क्या करेगी अगर विल ही ना हो? विल होगी तो बात बनेगी ना। देखिए जैसे बहुत से हमारे ब्रांड है, जैसे शान मसाला है या और वो आज खुद कर रहे हैं काम और बड़े ब्रांड बन गए, एक्सपोर्ट बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की बिल ना हो, वो कहे जी नहीं मैं यहीं से गंदम उठा कर भेज दूं, मैं चावल भेज दूं, ये चीनी भेज दूं, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। जैसे एक हमारे यहाँ पिंक सॉल्ट है, अब हमारे अवेयरनेस आई है, अब आई है, ठीक है, तो हम पहले इंडिया को भेजते रहे तो थोड़े प्राइस के ऊपर, अब अवेयरनेस भी आई है, लोगों में ख्याल भी आया है, गवर्नमेंट ने भी सोचा, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि इसको हम बेहतर तरीके से, कि इतना महंगा आइटम है पूरी दुनिया में, पिंक सॉल्ट होता है, तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, ठीक करनी पड़ेंगी। फिर इसके अलावा एक जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर एक इनफॉर्मल सेक्टर है जो एक्सपोर्ट करता है, जो थ्रू बैंकिंग चैनल है ही नहीं, थ्रू कोरियर या इस तरह, वो भी रेमिटेंसेस आपकी नहीं आती, वो हवाले में जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, उसको भी देखना है, IT को भी देखना है। और आपके जो ये कॉटेज इंडस्ट्री के बेतहाशा आइटम है जो LC के थ्रू नहीं जाते, तो वो अगर हम हर चीज को थोड़ा देखेंगे, हैंडीक्राफ्ट है, बहुत इवन ई कॉमर्स का काफी कारोबार हो गया है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा उसको कॉमन हो IT के अंदर हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, हमको उनको फैसिलिटेट करना है, फॉर्मलाइज करना है, चैनलाइज करना है। और एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इस वक्त हमको चीजों को डीरेगुलेट करना है। हमने इतना ज्यादा रेगुलेट कर दिया है, खासतौर पर फॉरेन एक्सचेंज को और इसके साथ बहुत सारी चीजों को। वो क्या रीजन था? क्या ये FATF की वजह से इतना ज्यादा रेगुलेट हो गया है? क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी सब कुछ, आप इतना ज्यादा किसी को अगर जैम कर देंगे तो वो फिर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए FATF पूरी दुनिया में है, हम तो उस FATF के नाम पे या अपने मकासद के लिए या अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए हम लोगों ने उस टूल को इस्तेमाल करके हम बहुत आगे चले गए। यानी कि अगर उनकी डिमांड थी 2 स्टेप तो हम चले गए 50 स्टेप के ऊपर। और हम रेजिलिएंट कौम है ना, बहुत ज्यादा उसको तरीके से लेते हैं हर चीज उसको नहीं, हम हर चीज को ट्विस्ट कर देते हैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जैसे मैंने आपसे फॉरेन एक्सचेंज की बात की, श्रीलंका ने भी ये गलती की थी, उनके फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट ड्राई हो गई। और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज ऐसी चीज है
जिससे पूरा मुल्क ही चलता है, पूरा निज़ाम चलता है, मशीनरी पूरी चलती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपका पेट्रोल, हर चीज़। तो वो अगर हम इस वक्त इन चीज़ों को डीरेगुलाइज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाएंगे, तो ये बात नहीं बनेगी। हमको बोल्ड स्टेप लेने हैं, और फिर जो आपके जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसके ऊपर भी बोल्ड स्टेप लेने हैं। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, तरक्याती गैर तरक्याती अखराजात, लीकेजेस, लूप होल्स, फिर टैक्स बेस आपका टैक्स बेस बढ़ाना बहुत देखिए। अभी इंडिया ने 4.5 करोड़ टैक्स पेयर बढ़ाए, ठीक है, 6 करोड़ है। हमारे यहाँ नाम के रह दे के बेचारे जो सैलरीड क्लास है वही काबू आते हैं, बाकी तो उनके को काबू नहीं आता। तो 15-20 लाख मुश्किल टैक्स पेयर हैं। वैसे कहने को हम कह देते हैं 30 लाख हैं, हमारे पास 35 लाख हैं, लेकिन बेसिकली जो टैक्स पेयर हैं वो 10-15 लाख हैं। तो बहुत गुंजाइश है, हम लोग बहुत अच्छे हेल्दी और वेल्दी हैं, तो उसके ऊपर टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। टैक्स बेस जो आखिर एक सोल्यूशन आता है, इसके साथ साथ लोगों को अट्रैक्शन भी देनी होगी कि अगर आप फाइलर बने तो फिर आपको ये मराद दी जाएगी। अगर आप टैक्स देंगे जैसे कि जी 4 मिलियन 5 मिलियन आपको हम हेल्थ फ्री कर देंगे, आप इतना देंगे हम आपको एजुकेशन फ्री कर देंगे आपके बच्चों के लिए, ये अट्रैक्शन देनी पड़ेगी। और ये सारी गवर्नमेंट के पॉकेट से नहीं जाएगी, आप थ्रू इंश्योरेंस चले जाएं, ये एक चेन बन जाएगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। जैसे मेरे साहब ने फरमाया कि एसएमई भी इन्वॉल्व हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई, लार्ज स्केल भी इन्वॉल्व हो गया, हर किस्म की एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो गई। तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज का मॉडल मौजूद है हेल्थ के लिए, आप वो कर दें। फिर जैसे मैंने आपसे कहा एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी आपके पास इंश्योरेंस, बीमा, स्टेट लाइफ मौजूद है। तो उसी टैक्स में से 10-20% आप लगा दें उधर, और ज़्यादा लगाना पड़े ज़्यादा लगा दें, क्योंकि एक दफ़ा लोग अट्रैक्ट हो, ये करना पड़ेगा। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है कि आप उनको रिवॉर्ड्स दें, पॉइंट्स दें, जो भी दें। पहले भी ये इनिशिएटिव लिया गया था कि पॉइंट्स के हवाले से या कुछ रिवॉर्ड्स के हवाले से, अब दोबारा आप समझते हैं जल्दी ले लेना चाहिए ये? जी बिल्कुल, उनको डायरेक्ट दे। देखिए मैं ये कहता हूँ हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, बजाय हम PRI पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव को बैंकों को दे दें, कोई इनको दे दें। नो, डायरेक्ट उसको पता है कि मुझको 5% मिलना है, चाहे उसका 5% कैश की शक्ल में दे, चाहे सर्टिफिकेट की शक्ल में दे कि भाई वो ड्यूटी कार इंपोर्ट कर रहा है वहाँ एडजस्ट हो जाए उसका सर्टिफिकेट। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, सब फिंगरप्रिंट पे है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है वहाँ उसको रिबेट मिल जाए, कुछ भी कार रजिस्टर्ड करा रहा है, एनीवन, बहुत सारी स्टेप्स हैं। तो पासपोर्ट है, ये है, वो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो आपका जो ग्रे मार्केट है, पैरेलल मार्केट है, वो आपका जो वो खत्म होगा। और प्लस जो लेजिटिमेट बिजनेस है, लेजिटिमेट लोग हैं, वो इनकरेज होंगे। अभी तो हमारे यहाँ कोई ना कोई जो हम एमनेस्टी स्कीम लाते हैं, तो वो हमारे जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं वो तो डिस्करेज होते हैं। राइट, एमनेस्टी की बात अगर हो जाएगी तो फिर तो कहीं और ही बात चली जाएगी, और एमनेस्टी तो फिर अभी तो इन हालात में बात करना तो मैं समझूंगी कि नहीं है जरूरी। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ इन्होंने कहा है बोल्ड स्टेप्स लेना पड़ेंगे हमें, कौन से बोल्ड स्टेप्स हैं आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो हो जाना चाहिए? टैक्स के हवाले से जरूरी ये बात है कि टैक्स बेस बढ़ाना है, तो ये वन ऑफ दी देखिए मसला जो है वो इंसेंटिव्स का मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है। सब पाकिस्तान के इंसेंटिव्स तो रोक दिए ना तरफ सारे इंसेंटिव्स नहीं दिए भी जाते रहे। अभी मैं एक चीज आपके प्रोग्राम में पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो देखेंगे तो आपको कम नजर आ रही होगी। IMF भी कहते हैं इसको बढ़ाएं, हालांकि बहुत ज्यादा है, दूसरे बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा है, लेकिन चलें वो कम हम मान लेते हैं कि उसको 14% होने चाहिए, ठीक है, बढ़ा देते हैं, वो आपको कम नजर आ रही है, 9% 10% है। लेकिन जब आप एवरेज टैक्स रेट देखते हैं पाकिस्तान का, कंपनीज पे क्या टैक्स है, कारपोरेट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, टैक्स रेट देखते हैं, तो दुनिया की 5 हाईएस्ट टैक्स पे कंट्रीज में पाकिस्तान आता है, जहाँ टैक्स रेट हाईएस्ट है। अब अगर टैक्स रेट आपके हाईएस्ट है लेकिन टैक्स टू GDP रेशो कम है, तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो टैक्स दे रहा है वो बहुत ज्यादा दे रहा है और जो नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा। तभी ये दो चीजें हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट टैक्स इसका मतलब है कि आप टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे हैं। टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए ना, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उस पर एक टैक्स और लगा दें या उसका टैक्स रेट बढ़ा दें, ये तो हल नहीं है।
इससे तो आप डिस्करेज कर रहे हैं ना। और इस तरीके से अगर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको कैसे डिस्करेज किया जा इनडायरेक्ट सकता है? टैक्स तो एक अलग इशू है, उसके हिसाब से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो रेट है वो जालमाना हद तक है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये रिग्रेसिव टैक्स कहलाते या हैं। तो कोई टैक्स कार्ड इशू हो जाए जब सबको सामने डिस्काउंट नहीं, मिलेगा कि नहीं अरे ये तो टैक्स है, इसको तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है ये अल्टीमेटली ब्रांड का जो जोड़ा है वो 5,000 का नहीं बल्कि 3,000 का वो लोअर तो फिर बोलेंगे हमें भी बनवाना है। सुन लीजिए मेरी बात, वो लोअर इनकम पे जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा लोअर इनकम पे शिफ्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं, दुनिया भर में 70% डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पाकिस्तान में 67% से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ ज्यादा है। और दूसरा इंसेंटिव की बात है, वो तो अभी देखिए बहुत सारे हमने इंसेंटिव यूज करा है। एक जमाने में था जब ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे कि जो ज्यादा टैक्स देता है उसका पहला हक है, PTCL का कनेक्शन पहले उससे मिलेगा, बिजली का कनेक्शन पहले उससे मिलेगा। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मकान खरीदने जाते हैं, जमीन खरीदते हैं तो फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरीज बना दी गई हैं कि जो नहीं दे रहा उसके रेट ज्यादा होंगे। वो सब कुछ है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है, जो हार्ड स्टेप जिसको हार्ड कह लें आप या टफ स्टेप कह लें, वो यही होगा कि टैक्स बेस बढ़ानी है। जो लोग टैक्स नहीं देते उन पे टैक्स लगाना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनके हिस्से का इनडायरेक्ट टैक्स सारे अवाम देती है। यही होगा। जो शख्स से 1 मिलियन टैक्स बढ़ाना होगा, बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन तो इस तरफ अगर थोड़ा सा टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कोई ऑटोमेटिक कोई सिस्टम हो, जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट मौजूद है। होता ये था, मैं गुज़िश्ता 4 ऐसी हुकूमतें बता सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा कि हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस पे शिफ्ट करेंगे। ये 3-4 पार्टियों ने गुज़िश्ता जो हुकूमत में आती है मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन आते ही जब वो पहला ऐलान करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं। हर हुकूमत में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर एम्फेसाइज किया गया। एक साल एक हुकूमत ने, मैं उसको नाम छोड़ दें उसका, उसने नाम आप किसी को भी ना लें, लेकिन उसने डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस किया था एक बजट में, वो बजट वापस ले लिया गया था। ओके, देखिए बात यह है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, जिस आदमी के जिम्मे 5 मिलियन या 10 मिलियन टैक्स है, उसकी जगह पे 1 लाख लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ओके, बिल्कुल, हाँ ऐसे ही ठीक है। तो टैक्स रेट कम करना पड़ेगा, टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा, ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी, और जो ड्यूटी का जो रेट है वो सही लागू करना पड़ेगा ताकि अंडर इनवाइसिंग ना हो, ताकि ये जो अंडर इनवॉइसिंग का कल्चर है इसको भी सर रोकना होगा। इसको भी रोकना है। सबसे पहले अब ITP वैल्यू कहलाती है हमारे यहाँ, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप गूगल पे डालें आपको प्राइस आ जाती है। तो अंडर इनवॉइसिंग कोई चीज वेल चाहिए, जो बहुत से जो लीकेजेस है ना जानबूझ के छोड़ी जाती हैं ताकि वो लोगों को उसका फायदा पहुंचे। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी जाती है, पता होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे चीजें हैं, गुंजाइश है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और जो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर की क्लास है ये सब पाकिस्तान में है, यानी कि जो टैक्स नहीं देता उससे थोड़े पैसे बढ़ती ले लें, से कि 1 लाख की जगह 2 लाख ले लें, तो जो उसने 10 मिलियन टैक्स देना ये रीजनेबल है, 1 लाख की जगह 2 लाख ले लिया, काम खत्म, रीजनेबल है? ये नहीं रीजनेबल नहीं है, जबकि उसने तो 1 करोड़ रुपए टैक्स देना था, उसने 1 लाख रुपए देके जान छुड़ा ली। तो ये मैंने शायद इस तरह डिस्चार्ज होते हैं लोग, वो आपको रोड बंद करना पड़ेगा, ये जो आपका एवेन्यू है ये वन वे करना पड़ेगा। और दूसरा आपने जो कहा ना कि इसके लिए क्या हो कि टैक्स फीस पड़े, देखिए पाकिस्तान के पास बेहतरीन निजाम है नादरा की शक्ल में, हर शख्स का NTN या NIC है, NIC को आप वो कर दें, तस्वीर के लिए आपका NTN नंबर कर दिया किया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। देखिए अगर NTN नंबर नहीं है, एक हाथ छोड़ के मोटर बाइक 800 सीसी गाड़ी छोड़ के बाकी आप उसके बगैर विदाउट NTN नंबर नहीं होगा। प्लॉट है 120 गज से छोड़ के उसके ऊपर, तो बिल्कुल हाँ, इस तरह आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम में उनको भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि NTN नंबर मीन्स ये नहीं कि आप अगर गरीब, इन्होंने सही बोला प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर कोई गरीब है तो 120 गज का प्लॉट तो चले वो ले ही लेगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन इससे ज्यादा लेने के लिए फिर वो गरीब नहीं रहता। ये बिल्कुल सही आपने टारगेट किया। दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसको भी ले आप अगले 4-5 साल बाद, ये नहीं कि NTN नंबर देगा तो लायबल टू टैक्स है, वो अपना हिसाब देगा, अकाउंट देगा कि भाई मुझे पैसे कहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये अगर देखिए इंडिया में कल्चर, हम और आजाद हुए और दूसरे धर्म वाले, उनके यहाँ ये जो डिपार्टमेंट से ये खराब नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, सेल्फ फाइनेंस स्कीम नहीं आई वहाँ पे, इस टाइप की जो एमनेस्टीज नहीं आई, वो चलता रहा, वो चलते चलते कहीं पहुंच गए। मैं जफर साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, रेमिटेंसेस की बात हुई, एक्सपोर्ट्स की बात हुई, एक चीज जो मैंने कहा था कि बिजनेस मैन भी हमारे हैबिचुअल हो गए हैं कि ट्रेड करते हैं,
ट्रेडर्स बन गए, ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरर नहीं रहे। आप क्या समझते हैं ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, खासकर बार्टर सिस्टम इज़ ऑल अलाउड, अब तो गवर्नमेंट ने बड़े इस पर एफर्ट्स किए और बार्टर सिस्टम के ऊपर बात हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ से ये जो एक लीकेजेस हैं, जैसा आपने जिक्र किया लीकेजेस का, यही लीकेजेस दोबारा डैमेज करने के लिए लगी हुई हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बार्टर सिस्टम भी है तो क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात ये करना चाहूँगा, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। वो जो पॉलिसीज़ है वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। हम पॉलिसीज़ तो लाते हैं, लेकिन हम ओवरऑल बैठ के एक मेज के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो वो जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से कहीं कहीं लूप होल्स हैं जहाँ से आपका स्मगल भी हो रहा है, रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। जैसे पिछले दिन मैं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम वालों को कि आपने रास्ते में क्यों रोका इनको। मुझे तो अजीब बात लगी, तो उनका काम है ये देखना। तो इस तरह की जो बहुत सी बातें हैं, सबको एक मेज पे बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को, और उसकी डायरेक्शन एक करनी पड़ेगी, कोई डायरेक्शन इधर है कोई किधर है, और फिर विल चाहिए। फिर जो आपने रिवॉर्ड देना ना लोगों को जो पकड़े, उसको मिनिमम 50% रिवॉर्ड दें। फिर देखिए कैसे स्मगलिंग होती है या कैसे कुछ होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ स्मगल हो रहा है वो कोई सुई नहीं हो रही, वो तो पूरी लॉरियाँ पूरे कंटेनर आ रहे हैं ना, तो उसको रोकना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छा रिवॉर्ड दें उन एजेंसीज को। 50% क्या, मैं तो कहता हूँ 100% दे दें। फिर जैसे आपने बात की रेमिटेंस की, देखिए लेकिन वो भी परफॉर्म करें, फिर वहाँ भी कोई करेंगे, वो करेंगे जब वो देखेंगे मुझे 50% इसको पकड़ने पे मिल रहा है, वो परफॉर्म करेगा या। अच्छा, दूसरी बात है, हमने रेमिटेंस की बात की। देखिए इस वक्त जो हकीकत है किताबों से निकल के, हमारी रेमिटेंस एक्सपोर्ट से ऊपर है विदाउट एनी एफर्ट। राइट। और हमें इमीडिएट एक्सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता एक्सपोर्ट आप 1000 बिलियन पे ले जाए, लेकिन रेमिटेंस के ऊपर तवज्जो इंशाल्लाह, रेमिटेंस के ऊपर इंशाल्लाह नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल चाहिए। दूसरी बात यह, रेमिटेंस बढ़ाना इस वक्त बहुत आसान है कि हमारे पास बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। अच्छा, इस वक्त जो हालात हमारे खराब है, हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू है। मैं ये कहता हूँ जैसे फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, फ्लाइट ऑफ ब्रेन हो रहा है, हमारी मैन पावर जा रही है, तो उसके सामने हम क्यों नहीं कोशिश करें कि हमारे पास रेमिटेंस आए, वो भी चैनलाइज करें ना, हम चैनलाइज करें ना। तो मेरा कहना यह है कि उस चीज को भी जो हमारे बेहतरीन दिमाग हैं जो बैठे हुए हैं, उनको चाहिए उसको अपनी फेवर में इस्तेमाल करें। यही आपकी टेक्नोक्रेट या काबिल लोग या एक्सपर्ट्स या आपके कंसल्टेंट, उनका यही काम होता है। अब अगर जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो इसको आके पहले की तरह महंगाई कर देना, तो ये तो कोई हल नहीं है, तो कोई क्लर्क भी कर लेगा बैठ के, पास ऑन कर देगा चीजें। भैया आप आए, आपके लिए चैलेंज है, आप इसको चैलेंज को बेहतर तरीके से चीजों को ठीक करें, मैनेज करें, कोई बड़ी बात कोई पार्टी भी नहीं है, आपको सियासत का इशू भी नहीं है, आप आराम से कोई जी बिल्कुल। अब तो आपका पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, आपका एग्रीकल्चर जो आपका जीडीपी का 20% है, आपका रिटेल और ट्रेडर जो 20% है, दोनों अबेंडेंट पड़े हुए हैं, दोनों नेट ट्रस्ट में, दोनों टैक्स नहीं देते। 20,000 या 22,000 दुकानदार जो है ना सिर्फ टैक्स देता है, बाकी कोई नहीं देता। बाकी 22 लाख तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली 35-40 लाख दुकानें या ट्रेडर्स हैं। और कमर्शियल मीटर आपके, और जो गैस के कमर्शियल मीटर है उसके हिसाब से आप देख लें। राइट। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना या पकड़ना। आपका बिजली का रेट भी कम हो जाए, किया जा सकता है। मैं डॉक्टर से पूछूंगी, डॉक्टर साहब, एक तो तरफ यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये एक्सपोर्ट के और हमारे जो मसाइल थे यहाँ वो हमने टैकल किए और इस प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश की चीजें। आप समझते हैं कुछ रुपये के हवाले से वैल्यूएशन कहाँ दिखती है? पहले मैं दो चीजें आपने बहुत ज्यादा डिस्कस की हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं। जी जी। एक आपने कहा कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रेडिंग में तब्दील हुई है, कन्वर्ट होती रही। बहुत ऑब्वियस रीज़न है और डिस्कशन में हम करते रहे। एफबीआर के स्टैटिस्टिक्स इसको पूरी तरह से अनलीश कर चुके हैं, डिस्क्लोज कर चुके हैं क्या रीज़न है। इंडस्ट्रीज जो है वो टैक्स से नहीं भाग सकता, उसके अकाउंट्स होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनिक सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स नेट का हिस्सा होता है। ट्रेडिंग में टैक्स नहीं मिलता, ट्रेडर्स टैक्स नेग्लिजिबल है जो ट्रेडिंग से टैक्स होता है। अच्छा। तो वो हमने खुद एक उनको हेवन दिया हुआ है, बहुत आराम से एक वे दिया हुआ है। जब ये सिस्टम रहेगा
जहाँ कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई टैक्स का नहीं पूछ रहा। फिर केसें भी इन्हीं की निकली थी जब इम्पोर्ट श्रिंक हुई थी, तो ये बात भी तो है ना। तो वो इंडस्ट्री, कोई किसी को क्या जरूरत है पेन लेने की? इंडस्ट्री में तो पेन लेना पड़ता है ना, पूरा सिस्टम डेवलप करना है, भाग नहीं सकते, रेगुलेशन है, आपको सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस करना है पूरा, तो वो इसका बहुत ऑब्वियस रीजन है। दूसरा, जहाँ तक बात है फैसिलिटेशन सेंटर्स वगैरह की कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को है, देखिए ये सिर्फ कह देने से या इंस्टीट्यूशन बना देने से माजी के एक्सपीरियंसेस हैं नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता वन विंडो से। हम एक टर्म यूज करते हैं ना बैक, और एक होता है अथॉरिटी का लफ्ज। अथॉरिटी का जब किसी अदारे के लिए लफ्ज यूज होता है तो उसका मतलब ये होता है वहाँ वन विंडो पे आप ले गए, वो तमाम जो रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन है वो अदारा उसके पास अथॉरिटी होती है, वो वहाँ जा करके पॉलिसीज बनवा सकता है। अब मुझे ये बताएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था आपके पास, वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, क्या ट्रेड डेवलप हुई, एक्सपोर्ट बढ़ी उसके बाद? आपके पास स्मॉल एंड मीडियम एक कमीशन था, समेडा बन गई, अथॉरिटी है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अथॉरिटी है ना, क्या एसएमई प्रमोट होगी? अथॉरिटी जब बन जाता है, अथॉरिटी के पास तो पावर होती है ना, वो नेक्स्ट नहीं हुई। नहीं, समेडा बनने के बाद मुझे बताएं, ट्रेड डेवलपमेंट के बाद क्या एक्सपोर्ट बढ़ गई है? समेडा के बाद क्या एसएमईज का हमारा शेयर बढ़ गया है? एसएमईज अब सेटिस्फाइड है? थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा होगा, नहीं तो उससे क्या, वो उसके बगैर भी बढ़ जाए, वो तो रूटीन में बढ़ रहा था, वो तो बिजनेसमैन बढ़ा रहे हैं ना जो अपना बिजनेस। जब आप वन विंडो ऑपरेशन या कोई तरह का इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं तो वो उसके रीजन जानने जरूरी है कि जब अथॉरिटी बना दिया था, जब ये वन विंडो हो गया था, तो उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ, उसके बाद टारगेट अचीव नहीं हुए, तो कोई रीजन तो होगा ना, कोई वजह होगी ना। ये क्या हर्डल है अथॉरिटीज? ये हर्डल नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती, इनइफेक्टिव हो जाती हैं, कोई ना कोई रुकावट है, कोई पॉलिसीज में कोई मसला है, कोई रेगुलेटिंग पॉइंट पे कोई मसला है, इनकी पावर नहीं होती। पावर सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक एक्ट बना दें, अदारा बन गया, एक्ट हो गया, इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। कब सही होंगे सर ये चीजें? थोड़ी सी हमें टारगेट तो करना पड़ेंगी ना, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, बात कर रहे हैं हम, जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया कि ट्रेडर्स के लिए ये रूल है, तो ये क्यों नहीं इसको वाइप आउट कर दिया जाता? एफबीआर खुद बहुत चीखता रहा है, एफबीआर बताता रहा है हमें क्या प्रॉब्लम है, और एफबीआर ने बड़ा, मैं समझता हूँ एक जमाने में डिस्क्लोज भी की वो चीज की क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, कौन लोग रुकावटें डाल रहे हैं, वो तक मेंशन किया। तो वही जो अभी पराठे साहब ने भी मेंशन किया कर चुके हैं कि भी कौन लोग हैं, किस तरह से जहाँ रेगुलेशन हो रहे हैं, और अथॉरिटी में क्या मतलब वापरा भी था ना, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो क्या पानी के मसले हल हो गए थे, क्या बिजली के मसले हल हो गए थे? बढ़ गया आपको चीजें डीरेगुलाइज करनी पड़ी।